हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड आपके जो एमसीक्यूज आते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लिए, और साथ ही साथ में मैच ऑफ द फॉलोइंग को डिस्कशन करेंगे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं हर एक एमसीक्यूज से रिलेटेड कुछ अगर एडिशनल पॉइंट बनते हैं तो वो भी बताने का प्रयास करता हूं, तो प्लीज ध्यान देना। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने असर्शन दे रखी है आपके सामने कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। सही है, अभी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो इस चीज को इंक्लूड करता है कि वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है कि जितनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कुछ हद तक एक एक्सटेंट तक अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, आइडिया शेयर करेगा, जिससे वायलेंस ना हो। तो सही बात है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है कंट्रीज के बीच में जो इंफॉर्मेशन को शेयर करी जाती है राइवलरी के बीच में। लेकिन बात देखो, शुरू करो, शुरुआत में असर्शन में बात करेंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को, यानी कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करी जा रही है यहां पे, और नीचे बताया जा रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को डिफाइन करा जा रहा है। तो बातें तो दोनों ही सही है, लेकिन यहां पे असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा रीजन। ये बात आपको ध्यान रख देनी है, क्योंकि अगर नीचे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ही कंपोनेंट से डील करके बात करी जाती, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करी जाती, तो अपने रीजन को जस्टिफाई करने वाली बात करते। बाकी बिकॉज लगा के आप चेक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असर्शन है द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। बिल्कुल सही था भाई, इंदिरा गांधी को जो रियल चैलेंज था वो शुरुआत में कहां से आ रहा था? उसकी खुद की पार्टी से। और खुद की पार्टी में चैलेंज करने वाले इंपॉर्टेंट लीडर कौन से थे? तो लगाओ बिकॉज सी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, क्योंकि उसको डील करना था सिंडिकेट से, जो कि एक पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और एक्सपीरियंस लीडर थे विद इन द कांग्रेस पार्टी। तो यहां पे सिंडिकेट की डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी। तो यहां पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को। तो आपको इस हिसाब से टिक लगाना है अपने आंसर में। यहां पे आंसर नहीं दे रखे तो प्लीज सुन लेना मेरी बातें, मैं एकदम अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर बात करते हैं टेररिज्म किसे कहते हैं। तो टेररिज्म क्या होते हैं भाई? सिस्टमैटिक वे जिसमें वो प्रयास करते हैं एक ऐसा माहौल बनाने का एटमॉस्फेयर में जहां पे फियर क्रिएट कर दिया जाए, वहां पे वो ब्रूटल वायलेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पे अपने जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं इसको अरेंज करो। तो ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब आपके सामने दे रखे हैं, पहले दे रखा है सेकंड जनरल इलेक्शन, फिर दे रखा है वीवी गिरी कब इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे। तो देखो आप बताओ, सेकंड जनरल इलेक्शन होता है वो होता है 1957 में। जी सर, होता है बिल्कुल। वीवी गिरी को प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट करा जाता है 1969 में, और यहां से कांग्रेस पार्टी स्प्लिट होती है। वीवी गिरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े किए जाते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा, और जो कांग्रेस पार्टी है वो ऑफिशियल कैंडिडेट किसको खड़ा करती है? संजीवा रेड्डी को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, संजीवा रेड्डी को वो करते हैं, लेकिन जीतते कौन है? वीवी गिरी। तो 1969 की बात है। 4 जनरल इलेक्शन होते हैं वो 1967 में होते हैं। तो अभी यहां पे तो सबसे पहले आता है सेकंड जनरल इलेक्शन 1957, और बाद में आता है 4th जनरल इलेक्शन जो कि 1967, और फिर आता है वीवी गिरी वाला। अब लास्ट वाला और देख लेते हैं कि कांग्रेस आर, यानी कि जो इंदिरा गांधी की बनी थी, जो 1969 के इलेक्शन के बाद में बनी है, उसने और सीपीआई ने इलेक्शन करके, कहते अलायंस करके वो जीतते हैं सीट को। तो ये बात करी जा रही है 1971 के इलेक्शन की। तो कौन सा सही होना चाहिए इसमें? सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेम द जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। कहते कौन सा इलाहाबाद का कोर्ट था या जज था जिन्होंने क्या करा था भाई? इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड करा। तो जगमोहन लाल सिन्हा था। और ये बात याद रखना है, उनको पेटिशन किसने लगाई थी? याद है आपको नाम? चलो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, किसने पेटिशन लगाई? जिन्होंने ये कहा कि इन्होंने इस इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट इंप्लॉइज को यूज करा था, इस बेस पे लगाई जाती है पेटिशन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द ओड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कहते इन इतनों में से इमरजेंसी डिक्लेयर करी, इसके रिगार्डिंग कोई एक पॉइंट ओड वन आउट है, मतलब इनसे मैच नहीं हो रहा। तो बताओ टोटल रेवोल्यूशन। जी हां, बिल्कुल आया था उस टाइम में, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो उस टाइम में रेलवे स्ट्राइक हुई थी 1974 के अंदर हुई थी, आपको यह भी बात पता होगी। नक्सलाइट मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट था। अगर यहां पे बिहार मूवमेंट होता तो शायद सारी ही बातें सही होती, लेकिन नक्सलाइट मूवमेंट पहले से शुरू हो गया था। तो यहां पे इमरजेंसी का कोई भी बात इसमें अपने नहीं कर सकते। मेन पॉइंट ये थोड़ा सा हटके है इनसे, तो आप जाओगे नक्सलाइट मूवमेंट ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। बात कर लेते हैं नीचे, फिर क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप। जी बिल्कुल सही है, ग्लोबल का जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़ता जा रहा है। सही बात है असर्शन। ये तो द डिप्लेशन ऑफ
स्टेटोस्फेरिक ओजोन लेयर हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। ये भी बात सही है, लेकिन आप बताओ क्या असर्शन रीजन को, मतलब रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है क्या सिर्फ एक ही रीजन है क्या? ऊपर तो बात बोली जा रही है असर्शन के अंदर कि ग्लोबल एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, तो क्या सिर्फ उसका एक ही रीजन है कि ओजोन लेयर डिप्लेट होना एक ही रीजन है ना? इसके अलावा और भी तो रीजन हो सकते हैं, और भी सर्कमस्टेंसेस हो सकती है। नीचे बात करी जा रही है वो बात तो सही है, लेकिन प्रॉपर उसको असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए अपने बात दोनों पे सही करेंगे, लेकिन अपने इस पे जाएंगे कि रीजन ऊपर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आप चेक कर लेना, किसी भी आंसर को आपको चेक करना हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। On 1st January 2015, Niti Aayog was constituted with the objective of providing the necessary and technical advice to the union government regarding the policy making। सही बात है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लागू करा गया था, सही बात है ये बात। It was formed, कहते हैं इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC था वो इनइफेक्टिव हो गया था, तो ये बात है नीचे वाली एकदम गलत, ये बात रीजन वाली बात ही गलत है, ऊपर वाली असर्शन सही है, तो सिर्फ इसमें लिखेंगे जो हमारा असर्शन है आर यानी कि वो सही है और जो रीजन है वो फाल्स है। इस पॉइंट पे चले जाना आपको जो भी पॉइंट दिया हो। अच्छा, किसी पॉइंट पे इस क्वेश्चन पे आपको हो सकता है डाउट हो तो आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो, आप क्रॉस चेक करना चाहो तो इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वार्मिंग वाला। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इस पे यही पे जा रहा हूं क्या कि ग्लोबल एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो रहा है, ये बात सही है, रीजन वाली बात भी सही है, लेकिन रीजन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं इस बात पे सहमत हूं, आप चेक कर सकते हो क्रॉस चेक करना चाहो तो। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं इसको अरेंज करके दिखाओ, ठीक है भी करेंगे। आप बताओ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है वो 1991 के आसपास होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूपीए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कब होता है? मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन कब आता है? फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट कब आती है? तो यूपीए गवर्नमेंट है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वो तो बनता है 2004 के अंदर, ठीक है। एनडीए जो बनता है वो बनता है 1998 के अंदर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको बोलते हैं। मंडल जो रिकमेंडेशन अपनी दे देता है वो दे देता है 1980 के अंदर। तो सबसे पहले यहां पे 3 वाला आएगा, यानी कि बी ऑप्शन पे सीधे ही चले जाओ, ये लो हो गया। मंडल कमीशन रिकमेंडेशन अपनी 1980 में दी थी, सबसे पहले हो गया। उसके बाद अपना क्या होता है? असोसिएशन होता है राजीव गांधी का, फिर एनडीए फॉर्म्ड होता है और फिर यूपीए। तो ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। मणिपुर एंड त्रिपुरा इमर्ज एज अ सेपरेट स्टेट। मणिपुर और त्रिपुरा सेपरेट स्टेट कब बनती है? 1972 में, और उसी ईयर 1972 में मेघालय भी कार्व्ड आउट होता है आसाम से, याद रखनी है ये बात आपको। नेक्स्ट बात है कि द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का एक क्रूशियल एलिमेंट क्या है भाई? तो यहां पे फ्लो होता है कैपिटल का, सही है, इनोवेशन होते हैं, टेक्नोलॉजी का, ट्रेड एक्सपेंशन होता है, लेकिन अपने को उस पॉइंट पे जाना है जो सबसे बेटर आंसर दे रहा हूं, तो वो है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस बढ़ती है सारी कंट्री के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 है When did the South Asian leaders sign the SAARC charter in Dhaka? ढाका के अंदर, ढाका बोल दिया, ढाका के अंदर जो साउथ एशियन लीडर है वो सार्क के ऊपर साइन कब करते हैं? यानी कि सार्क की यार इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? दिसंबर 1985 में होती है। सार्क के अंदर कितने मेंबर है? पहले 7 थे, बाद में उसको अफगानिस्तान ने ज्वाइन कर लिया 2007 में, तो 8 मेंबर है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, जनता पार्टी स्प्लिट एंड द गवर्नमेंट विच वाज लेड बाय मोरारजी देसाई अपनी मेजोरिटी को खो देती है कितने टाइम में? लेस देन 18 मंथ में। और उसके बाद कौन बनते हैं? चौधरी चरण सिंह। और उनकी सरकार कितने टाइम तक रहती है? 4 महीने तक रहती है। इन विच एरिया इंडिया एंड इजराइल आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर? इंडिया और इजराइल दोनों एक दूसरे के ऊपर कोऑपरेट कहां कर रहे हैं? वैसे ये एडिशनल जो टॉपिक्स है वहां का क्वेश्चन है, तो वहां के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहे लगभग, तो आपको इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेनी, तो चाहे छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन बता देता हूं सिक्योरिटी डिफेंस में भी करते हैं, स्पेस रिसर्च में भी कर रहे हैं, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ अबव आएगा, कई एक आधे क्वेश्चन एडिशनल के डाले हुए, तो आप आंखों से निकाल सकते हो, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द क्लब ऑफ रोम पब्लिश अ बुक इन 1972, बिल्कुल सही है, जिसका काम था लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ पे लिमिट करनी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हम करते जा रहे थे। फिर दूसरा आया था 1987 में ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई थी, जिसने कहीं ना कहीं बात बताई थी आर कॉमन फ्यूचर की, और नॉर्वे का पीएम था लीड करने वाला, जिसका नाम ही ब्रूटन करके था, तो उसी के नाम पे रिपोर्ट का नाम रख दिया ब्रूटलैंड रिपोर्ट। सही बात है ये भी। रियो समिट ने प्रोड्यूस करा एक कन्वेंशन जिसमें यह कहा गया कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, इनके रिगार्डिंग अपने को काम करना, जिसमें एजेंडा 21 दिया गया। एकदम सही बात है भी। एजेंडा 21 क्या था ये भी आपको याद रखना है कि एक सेट ऑफ रूल और पॉलिसी जो कि 1992 की ईयर समिट में रिकमेंड करा गया हर एक कंट्री को एनवायरमेंट को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी डिक्लेयर करी गई इसी में। जी बिल्कुल, ये भी बात सही है, तो सारे ही ऑप्शन इसके सही है, तो ऑल ऑफ दीज पे चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये भी नहीं आने की संभावना है, आपके एडिशनल टॉपिक का पार्ट है, लेकिन बता देता हूं। द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है जो इंश्योर करता है कहीं ना कहीं डिग्निफाई लाइफ हर एक इंसान को मिले, ताकि उसका बैलेंस हो, उसकी इंडिविजुअल लाइफ, जो इंडिविजुअल की जो नीड है वो भी पूरी हो, सोसाइटी की भी पूरी हो। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और ये कहते जो
ऐसा है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात है, ये सस्टेनेबल कंपोजिशन की बात करता है कि नेचुरल रिसोर्स है, उनका कंजम्पशन वो सभी इक्वली करें ताकि रिसोर्स का रीप्लेनिश हो सके। तो दोनों बातें सही है, असर्शन रीजन को जस्टिफाई भी कर रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन टाइम yet the political relation between both the countries developed after the NDA government came to power in India, बिल्कुल सही है। देखो हिस्ट्री में इनके बीच में हल्का फुल्का कल्चरल टाई था, ज्यादा नहीं था। ज्यादा इनके बीच में रिलेशन बढ़ता है ना, वो एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद बढ़ता है, ये बात एकदम सही है। द लीडर ऑफ बोथ कंट्रीज ने, दोनों ने एक दूसरे कंट्री में विजिट करना शुरू करा था 1990 के बाद में। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को सही कर रही है और जस्टिफाई भी कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। मैं सारी चीजें बताता जाऊंगा, आप अपने आप ऑप्शन चेक कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी रीस्टोर होती है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल में कब होती है? तो अब आप यहां पे देखो, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी आती है 2008 के बाद में, जब परवेज मुशर्रफ को हटा दिया जाता है और उसके बाद डेमोक्रेसी फॉर्म होती है। ऐसे ही कहानी लेकिन बांग्लादेश में लगभग 1990 के आसपास आ जाती है, जब वहां पे एचएम इरशाद होते हैं, उनको स्टेप डाउन करने के बाद भी वहां पे मल्टी सिस्टम आ जाता है। लेकिन नेपाल में 2008 के बाद में ही आती है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन 2008 के बाद का कर रहा है, ऊपर वाला 1948। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कब मिलती है, तो 1971 में। तो अभी तक तो हमारा पहला नंबर है वो सबसे पहले आएगा, तीसरे नंबर दूसरे पे आएगा, और डेमोक्रेसी वाला जो दूसरा पॉइंट है वो तीसरे पे आएगा। और अब बात कर लेते हैं कि जो कोल्ड वॉर के पाकिस्तान ने सीटो सेंटो को कब ज्वाइन करा, तो 1954 और 1955 में ज्वाइन करा। तो यहां पे आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे जहां पे पहला सबसे पहला हो? पहला सबसे पहला 3 में है, एक बार रुको, फिर अपने दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा आ रहा था? 1954 वाला आ रहा था। तो 4 जिसमें आ रहा है, तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे। उसके बाद तीसरा अपने आप ही आई गया, तीसरा कौन सा? जिसमें बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिलती है 1971 में, और फिर दूसरे पे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चेक कर लेना इस तरह से आप, इसमें जब भी इस तरह के जो मैच ऑफ द फॉलोइंग करो या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो, तो आप एलिमिनेट मेथड को यूज करा करो कि आप पहले चेक करो कि कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, जो जिसको आपको एकदम श्योरिटी हो। क्या आपका कई बार तो पहले में ही आपको जो श्योरिटी होती है ना कि यही पहला है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए होते हैं, तो कई बार तो आपका तुक्का बड़ा आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन 1978 डेंग जियोपांग नाम का एक इंसान था, वो ओपन डोर पॉलिसी लेके आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना के अंदर, बिल्कुल सही। ओपन डोर पॉलिसी वॉज जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल फ्रॉम अब्रॉड। दोनों ही बातें सही है और एक दूसरे को जस्टिफाई कर रही है, यानी कि रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, सही बात है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं असर्शन की। फोर्स एंड मोमेंटम हैड बीन गैदर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम्स रूल। जी बिल्कुल सही है, फोर्स और मोमेंटम आया था। क्यों आया था? क्योंकि हैदराबाद के अगेंस्ट में लोग मूवमेंट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो यार कहीं ना कहीं उनके साथ गलत कर रहा था, बेसिकली जो हिंदू के लोग थे। और यहां पे कहते ये जो मूवमेंट ज्यादा बड़ा क्यों? बिकॉज द पीजेंट्री एंड वोमेन ज्वाइन हैंड अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ द निजाम। तो बिकॉज लगा के चेक करना, आपको पता चलेगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस में आप बात करते हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस यहां पे चेक करवा दूंगा मैं आपको। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स कब आया? यानी कि साफ्टा की बात करी जा रही है, तो साफ्टा साइन 2004 में करा गया था, फोर्स में आया था 1 जनवरी 2006 में। तो यहां पे फोर्स की बात करी जा रही है, तो ये ऑप्शन के आगे डेट लगा लेना आप वहां पे पेंसिल से, 2006 में। आगे बात करते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका में भेजा गया, जो कि 2 साल बाद में वापस आ गई थी, लेकिन वहां पे पीस स्टेब्लिश नहीं कर पाई, तो वो गई थी 1987 में। तो इसका डेट आएगी 1987 में। ऊपर वाले की आ रही है 2006, तो अभी तक ये दूसरा नंबर सबसे पहला है। इंडिया और बांग्लादेश ने फरक्का जो ट्रीटी साइन करी थी, ये गंगा के पानी को लेकर साइन करी थी, ये 1996 के आसपास साइन करी हुई, आप चेक कर लेना। और इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट करा था पोखरण में, वो 1998 में करा था। सर 1974 में भी करा था, तो आप ऑप्शन चेक करना, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं दिया हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि उनको पता है बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। तो ऑप्शन वो 1998 वाला ही दिया था इसके अकॉर्डिंग। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि सबसे पहली आपकी एग्रीमेंट कौन सी हुई थी। वो होती है कौन सा बताया था अपनों ने? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि भेजी जाती है 1987 में। उसके बाद होती है 1996 वाली जो बात होती है, कौन सी? इंडिया और बांग्लादेश ने साइन करा था वो वाला, ठीक है। उसके बाद आता है पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट करा था, वो 1998 में करा था। और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो सबसे लास्ट में हुआ, 2006 में हुआ। तो ऐसे बातें आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया वॉज अगेंस्ट द indefinite extension of NPT in 1995 and refused to sign NPT and CTBT। जी बिल्कुल सही किया, इंडिया ने इन दोनों पे रिफ्यूज कर दिया था साइन करने से। एंड NPT का पूरा नाम था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और CTBT का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जी इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए साइन करा। अब बिकॉज लगा के चेक करना, बिकॉज इंडिया ने क्या करा? कंटेम्पलेट्स दीज ट्रीटीज
टू बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड इज अपोज टू द मोनोपोली ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन पावर की कहते हैं यहां पे मोनोपोली शो करी जा रही है, क्योंकि जो 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बन गई वो अब चाह रही है कि कोई भी कंट्री ना तो अब न्यूक्लियर वेपन को खरीदे ना ही कोई बनाए। तो कहते हैं ये बात सही नहीं है। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसको जस्टिफाई भी कर रहा हूं। और कहीं भी तुक्का मारना हो समझ में आए कुछ हद तक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो कि असर्शन उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे केसेस पक्का पक्का देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि देखो कई पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं जहां पर रियलिटी में कुछ लोगों को लगेगा कि भाई रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। जैसे ऊपर क्वेश्चन है वो पक्का पक्का कई बच्चे कमेंट करेंगे, कोई इंसान कमेंट कर सकता है एक आधे क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे डिबेटेबल होती है, तो आप उनमें नोट डाल के आप आंसर में लिख सकते हो सकता है एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए और आपके अकॉर्डिंग सही कर दे। तो ऐसी चीज पे ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस में कहते हैं अरेंज करके दिखा दो। तो ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क दे दूं भाई कि CWC अब इनमें से कौन सा 1972 में साइन करा गया था केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर, और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन में एक 1972 में साइन करा गया, एक 1992 में साइन करा गया। इतना मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1965 में साइन करा गया था, और स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ये आपको पढ़ना है। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप चेक करके देख सकते हो, अगर आपको आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं जवाब दे दूंगा नीचे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अपने असर्शन की बात करते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। जी बिल्कुल, इंडिया ने 5 ईयर प्लान एडॉप्ट करा था, सबको पता है ना। और ये कहां से लिया था इंडिया ने? USSR से लिया था इंडिया ने। तो दोनों बातें सही है, रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को, तो इस पे जाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1948 में बनाया गया। जी बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मार्शल प्लान आया, मार्शल प्लान के थ्रू यूएसए ने फाइनेंशियली एड करा किसको? यूरोपियन कंट्रीज को, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं पैसों को कोऑपरेट करने के लिए OEC बनाया, और उसके बाद 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया, उसके बाद में इन्होंने पार्लियामेंट को स्टेब्लिश करा, और 1957 में इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म करा, और 1992 में EU फॉर्म्ड हो गया। तो पूरा सीक्वेंस बता दिया EU कैसे बना। तो यहां पे ये बात तो सही है। तो कहते हैं ये किस लिए बनाया गया था, ये 1948 वाला? तो ये बनाया गया था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। बिल्कुल सही है। और नीचे वाला ऊपर वाले को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो रीजन असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, बात ध्यान रखना भाई। ओपनिंग ऑफ इजराइल एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर इजराइल एम्बेसी कब ओपनिंग होती है? लगभग 1992 के आसपास की ओपनिंग की बात होती है, ये मैंने आपको बता दिया। इस राजीव गांधी इंडिया में चाइना में विजिट कब करते हैं? 1988 में करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के बाद में पहले PM होते हैं जो चाइना के अंदर विजिट करते हैं। तो ध्यान रखना, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक जो एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया और USA जो बने हैं, ये शायद 2017-18 की बात है यार, एकदम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 2018 है, एकदम एग्जैक्ट याद आ गया। और PM नरेंद्र मोदी है वो विजिट कब करते हैं इजराइल में? 2017 में। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप चेक कर लो, एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा आ सकता है क्रिटिकल जो हाल ही में रिसेंटली कुछ चीजें चल रही है, बाकी ज्यादा आने की संभावना नहीं है ना। चलो आगे बात करते हैं। हाउ डिड इंडिया मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस इन द कोल्ड वॉर पीरियड? कहते कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन कैसे करा? तो कौन सा ऑप्शन सही है अभी चेक करते हैं कि बाय नॉट ज्वाइनिंग ईदर ऑफ द सुपर ब्लॉक दैट इज USA एंड USSR। सही है, किसी को भी ज्वाइन नहीं करा। इट ऑप्टेड अ न्यू पाथ इन फॉर्म ऑफ नाम। जी बिल्कुल सही है। तो ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वन विच वॉज नॉट अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कौन सा इनमें से प्रिंसली स्टेट नहीं था? तो बॉम्बे नहीं था भाई, बॉम्बे प्रिंसली स्टेट नहीं था, याद रखना है। महाराजा जो था कश्मीर का, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे साइन कब करा? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कब करता है? 1947 को करता है। इधर असेशन रीजन वाले देख रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ना। तो और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? हाँ, एक ये बचा है, द 2 मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन हु आर परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन अभी फिलहाल एक ही है इनका, और वो है फ्रांस, क्योंकि ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया है। ब्रिटेन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर तो है, लेकिन ब्रिटेन ने किसको छोड़ दिया? यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है। और यूरोपियन यूनियन किस तरह से इमर्ज हुआ है, इसकी पावर इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है, मैंने वन शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चेक कर लेना आप। द की एजेंसीज ऑफ UNR, UN की एजेंसी कौन कौन सी है भाई? कहते हैं यूनेस्को, यूनिसेफ इसकी की एजेंसी है, ILO और WHO इसकी की एजेंसी है, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी की एजेंसी है। तो इसकी की एजेंसी आती है मेनली बोथ A एंड B, यानी कि यूनेस्को, यूनिसेफ भी है और ILO, WHO भी है, ये सारी इसकी की एजेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। इसके ऑर्गन पूछे तो वहां पे ऑर्गन कौन से आएंगे? सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, जनरल असेंबली हो गया, ठीक है, सेक्रेटेरिएट हो गया, ठीक है, और एक जो बंद हुआ था ट्रस्टी काउंसिल हो गया। ये जो सारी चीजें ये इनके ऑर्गन है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन द प्रोसेस ऑफ फ्री फ्लो ट्रेड एंड कैपिटल। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट करना है इकोनॉमी को जिसमें फ्री फ्लो होता है ट्रेड और कैपिटल का। जी बिल्कुल, बात तो सही लिखी है एकदम।
एज अ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन द वेलफेयर फंक्शन ऑफ स्टेट हैज बीन मल्टीप्लाइड। ना भाई ये बात गलत होगी। ग्लोबलाइजेशन तो यही कहता है कि कहीं ना कहीं जो वेलफेयर फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है ग्लोबलाइजेशन के आने से, क्योंकि एमएनसी आएगी तो गवर्नमेंट ऑफ वेलफेयर स्कीम को कम कर लेगी। तो हमारा ए सही है, यानी कि असर्शन सही है, लेकिन रीजन हमारा टोटली फॉल हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शन ऑफ 1991 एंड 1996। जी बिल्कुल सही है, ये बात एकदम सही है। इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 1996 इलेक्शन एंड वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जी दोनों बातें सही है और एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रही है। चलो आगे बात करते हैं, एक दूसरे को मतलब रीजन जस्टिफाई कर रहा है उसको। अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं अरेंज करके दिखा दो। ठीक है करेंगे साहब। साइन कहते हुआ यूएन चार्टर पे 50 नेशन ने। जी बिल्कुल सही है, ये 26 जून को 1945 को किया गया। इंडिया ने ज्वाइन करा यूएन को, वो 30 अक्टूबर 1945 को करा और यूएन फाउंड हो गया वो एक बात ऐसे बोलते हैं कि 24 अक्टूबर को यूएन डे मानती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। तो सबसे पहले पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा और लास्ट वाला लेट हुआ कब कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो संख्या वो 11 से 15 कर दी गई और वो हुआ लगभग 1965 के आसपास। तो सबसे बाद में ये हुआ। ठीक है, एकदम एक्यूरेटली मैंने बताया, चेक कर सकते हो आप, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पे चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वॉज हेल्ड एट, पहली समिट नाम की कब हेल्ड करी गई? बेलग्रेड के अंदर 1961 के अंदर, और उसमें 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। ध्यान रखना भी शुरुआत में। द टेन्योर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर का टेन्योर कितना होता है भाई? तो 2 साल का होता है, आप सबको पता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट गल्फ वॉर था, वो क्या रिवील्ड करता है? वो रिवील्ड ऑल ऑफ दिस, सब कुछ करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी गैप दिखाता है कि यूएसए और बाकी कंट्री में कितनी टेक्नोलॉजिकल गैप है। वो शो करता है कि यूएसए के पास मिलिट्री पावर कितनी है, उन्होंने स्मार्ट बॉम्ब का यूज करा, इसे कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो एशियन कम्युनिटी पिलर कब स्टेब्लिश करे? 2003 के अंदर, जिसके अंदर 3 पिलर होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और सोशल कल्चरल पिलर। आपको ध्यान रखना है कि हु इज नोन फॉर द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी का कंट्रीब्यूशन कौन कहलाता है? तो इसके अकॉर्डिंग आएगा राम मनोहर लोहिया। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये नीति आयोग वाला इंपॉर्टेंट है नहीं कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि ये अपनी बात पहले कर चुके हैं नीति आयोग का। खैर ठीक है, वैसे फिर भी बता देता हूं कि हाउ कैन से दैट नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तौर पे ये कैसे काम करता है? क्योंकि एज इट एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट इन द कंट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट इनमें से कौन सी सही बता रही है? तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है भाई? ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अनइवन इन इट्स इंपैक्ट ऑन स्टेट्स एंड सोसाइटी। सही है ये बात भी। और क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ यूनिफॉर्म इंपैक्ट। ना, ये बात तो गलत होगी। द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल स्फीयर। ग्लोबलाइजेशन ना पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं है। ग्लोबलाइजेशन अपने आप में मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन इनवाइटेबली रिजल्ट इन द कल्चरल होमोजिनिटी। ना होमोजिनिटी नहीं, हेट्रोजिनाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, पहला एक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जम्प्ट करा गया क्योटो प्रोटोकॉल से। तो ये बात सही है। और एक बात और बता देता हूं, क्योटो प्रोटोकॉल को कब साइन करा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब साइन करा गया? कहीं कंफ्यूज मत होना। एबीसीडी का जो लेटर पहले आता है उसको बाद में साइन करा गया, यानी कि यहां पर के पहले आता है तो इसको बाद में साइन करा गया 1997 में। और जो मतलब जो पहले आता है, पहले कौन आता है? यहां पे के आता है, तो के को बाद में साइन करा गया 1997 में। और जो बाद में आता है, बाद में कौन आता है? एम आता है, तो उसको पहले साइन करा गया 1987 में। ये थोड़ा सा मैं ट्रिक के तौर पे बताता हूं ताकि बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो कौन सा कब साइन करा गया। ठीक है, तो ठीक है, इनसे एग्जम्प्ट करा गया था। क्यों एग्जम्प्ट करा गया था? बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड में बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए दोनों बातें सही है और रीजन असर्शन को जस्टिफाइड भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी मोर थ्रेट्स टू अ कंट्रीज सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। सही बात है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यही तो कहता है। द इंटरनेशनल सिस्टम इज rather a brutal arena in which there is no central authority capable of controlling behavior। और ये बात यही मानती है, ये यही मानती है, जो ट्रेडिशनल जो थॉट है, हमारा परसेप्शन है, नोशन है, वो यही कहता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कंट्रोल कर पाए। एक कंट्री को सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो बाहर से ही रहता है। तो दोनों बातें सही है, रीजन उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो ठीक है, ये लगभग बात मैंने ऊपर बता दी, लेकिन फिर भी और बता देता हूं, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं सबसे ज्यादा। इंडिया ने यूएन को ज्वाइन करा था 1945 में 30 अक्टूबर को। जी ठीक है, और
लास्ट वाला जो 4 दे रखा है, जिसमें दे रखा है एंटलेटिक चार्टर, उसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूं कि आंटी जो 41 साल की थी वो रोज चर्चा में रहती थी, मतलब इस तरह से वो काम करते होंगे, तो एक्सपर्ट थे काम करने में, तो रोज चर्चा में रहते थे, तो आंटी से एंटलेटिक चार्टर 41 से 1941 में साइन करा गया। रोज से रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में चर्चा में रहती, चर्चिल और रूजवेल्ट के बीच में ये साइन करी गई थी। तो ऐसे करके याद रखना, ये 1941 में साइन करा गया। तेहरान 3 का साउंड आ रहा है ना इसमें, तो इसको 1943 में साइन करा गया था, और याल्टा कॉन्फ्रेंस को 1945 के अंदर साइन करा गया था। तो यहां पे सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से चेक कर लेना आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ पार्टीशन वॉज वेरी पेनफुल एज वेल एज इट वॉज डिफिकल्ट टू बी इंप्लीमेंटेड। जी बिल्कुल सही है, एकदम सही बात कही है। वन ऑफ द डिफिकल्टी इमर्स वॉज दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। असर्शन और रीजन एकदम सही है, और दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिकॉज लगा के चाहे तो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 न्यू स्टेट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड इन 2000। जी बिल्कुल एकदम बात सही है। और ये भी बता देता हूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया, और झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया। लैंग्वेज कहते हैं यहां पे एक मेन सोल रीजन रहता है ऑर्गेनाइजेशन को, स्टेट को बनाने के लिए। जी बिल्कुल सही है, और दोनों एक रीजन असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, ये बात आपको करेक्ट करनी है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के सही सीक्वेंस क्या हो सकते हैं? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 1992 के अंदर हुआ, जनरल असेंबली का एक स्पेशल सेशन हेल्ड करा गया एनवायरमेंट के लिए, जो कि 1997 के अंदर करा गया था। और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो हुआ वो 2012, और ऊपर वाला 2015। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो हु बिकम द सिंबल ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद में जो सिंबल बने थे रीस्टोर करने के डेमोक्रेसी, वो आपको पता है जयप्रकाश नारायण बने थे। हालांकि वो पीएम नहीं बनते, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विच इंसिडेंट फेवर्ड फास्ट ट्रैक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992 में। 1992 में कौन सा ऐसा मूवमेंट होता है जिसके कारण यूरोपियन यूनियन का फास्ट एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है? तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होना। क्या होना? सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होना। चलो आगे बात कर लेते हैं कि द नेम द स्टेट वेयर अ नॉन कांग्रेस पार्टी स्कोर्ड मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन 1967 असेंबली पोल। कि कौन सा ऐसा स्टेट होता है जहां पे 1967 के इलेक्शन में वहां की पार्टी को जीत के आती है, नॉन कांग्रेस पार्टी है, जो रीजनल पार्टी भी कहलाती है, जिस पार्टी का नाम था डीएमके, जो एंटी हिंदी एजिटेशन का मूवमेंट लीड करती है और जीत के आती है मद्रास, जो आज का तमिलनाडु है। ठीक है अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल, तो सभी ऑप्शन सही होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सभी एस्पेक्ट। इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो इनवैलिड डिक्लेयर करा गया था, वो कब करा गया था? जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा, इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट के जो जज थे, तो 12 जून 1975 को करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया आपसे, तो पहला देर का द वॉर कंडीशन लेड इंडिया साइनिंग अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद यूएसए। ये बात गलत लिख दी भाई, यूएसए के साथ नहीं है ये यूएसएसआर वर्ड होना चाहिए, यहां पे मिस्टेक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो शिमला एग्रीमेंट करा गया था वो लाल बहादुर शास्त्री और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। नहीं भाई, लाल बहादुर शास्त्री की तो डेथ हो गई थी 1996 में, तो इंदिरा गांधी के साथ साइन करी गई थी। तो यहां पे ये क्वेश्चन सेकंड पॉइंट है वो है रॉन्ग। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, ये 1 2 3 लगाया गया, तो इसमें ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन गलत कर देना, और पहले के अंदर ये यूएसए गलत लिखा गया, मिस्टेक से यूएसएसआर होना चाहिए। बाकी सारे के सारे सही है, चाहे आप चेक कर लेना स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेहरू एक को फाउंडर थे, नाम के? जी बिल्कुल थे। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू रिड्यूस द कोल्ड वॉर टेंशन। जी बिल्कुल सही है, और रीजन है वो सेशन को जस्टिफाई भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि माइग्रेशन होता है इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन। जी बिल्कुल सही है, तो ये बात तो सही है। और पॉवर्टी इन साउथ हैज प्रमोटेड अ लार्ज स्केल माइग्रेशन टू नॉर्थ इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। बात तो ये भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर को जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है ये बात, ठीक है। तो यहां पे रीजन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए सही, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए सेशन का अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी फिर भी आप इसको एक बार मैं कह रहा हूं कि क्रॉस चेक जरूर कर लेना भाई, कई क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आपको क्रॉस चेक करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एकदम सही है कि रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा, चाहे आप बिकॉज लगा के चेक कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर। कि प्राइम मिनिस्टर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दो भाई, सबसे पहले इनमें से कौन बने थे? तो सबसे पहले इनमें से बने थे वीपी सिंह, जो 1989 के अंदर आपको पता है कोलिएशन गवर्नमेंट लीड करके बनते हैं। उनके जस्ट बाद में बनते हैं चंद्रशेखर, तो बी ऑप्शन पे चले जाओ। हाँ, बी ऑप्शन में पहला दिया है। उसके बाद बनते हैं नरसिम्हा राव पूरा अपना टेन्योर पूरा करते हैं, 1991 के अंदर बनते हैं, 1996 तक कहते हैं। उनके बाद में कौन बनते हैं? एचडी देवगौड़ा बनते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी चले जाना आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको करनी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि एशियन हेल्प टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जी बिल्कुल सही है। एशियन प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है। एशियन इंक्रीज द प्रैक्टिस ऑफ नाटो कंट्रीज, नहीं नहीं भाई ये बात गलत है ना एशियन के अकॉर्डिंग, तो ये गलत होगी, बस सीधी सी बात है ना, तो सिंपल सी बात होगी। तो चलो आगे बात करते हैं। बांग्लादेश वो जब पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द ईयर, बांग्लादेश कब तक पार्ट रहा? 1947 से लेकर 1971 तक पार्ट रहा। 1971 के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे बन गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर कहां है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनके भी लास्ट में ओ आता है ना, लगभग उनका सभी का हेडक्वार्टर अगर तुक्का मारना तो जिनेवा स्विट्जरलैंड करना, बस यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, ये तो आप कर लोगे यार, कोई डिफिकल्ट, इधर असर्शन रीजन पे आ जाता हूं। हाँ असर्शन रीजन पे चलते हैं। देखो इंडिया वाज अपोज टू, अच्छा ये मैंने शायद करवा दिया था आपको ना, ये क्वेश्चन तो करवा दिया था जी बिल्कुल, ये हो गया था शायद, ये दोबारा गलती से आए हुए क्वेश्चन कुछ एक, चलो आप चेक कर लेना अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने करवा दिया दोबारा आ गया तो। अच्छा एक यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तौर पर दे रखा है, तो आप इसकी डेट जरूर चेक करना। सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान के ऊपर कब करता है? 1979 को करता है। बर्लिन वॉल जो फॉल करी जाती है, टोपल करी जाती है, 1989 में करी जाती है। डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का होता है वो 1991 के अंदर होता है। तो चलो नेक्स्ट की ओर बात करते हैं अपने असर्शन। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा मेनली एग्रेरियन सेक्टर के ओर काम कर रहा था, जी बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर उस टाइम में पार्टीशन के कारण बिल्कुल कहते हमारे उस पर ध्यान देना जरूरी था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि पार्टीशन के कारण हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी के ऊपर हुआ था ना, तो ये बात सही है, नीचे दे भी रखा है ना, अच्छा आंसर भी दे रखा है। और नेक्स्ट की बात करते हैं असर्शन की, तो सार्क वॉज इस्टेब्लिश विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985, सही बात है बिल्कुल। ये इस्टेब्लिश क्यों करा गया? ये इसलिए करा गया ताकि साउथ एशिया की जो कंट्री है उनमें वेलफेयर हो, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो, इसलिए काम करा गया। तो दोनों बातें एकदम सही है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, रीजन उसको जस्टिफाई आसानी से कर रहा है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से मैसेज करके। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म्ड होता है 1998 के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ मंडल कमीशन को 1978 के अंदर अपॉइंट कर दिया जाता है। जनता दल फॉर्म्ड होता है 1988 के अंदर। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है 1991 के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है। आंसर यहां पे मिस्टेक है भाई, आंसर यहां पे गलत दिया है। यहां पे एनडीए को पहले बता रखा है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से, तो कई बुक्स में आंसर गलत होता है, मैंने हर एक की डेट बता दी, आप इसके अकॉर्डिंग आंसर पे चले जाना, ठीक है। बुक्स में आंसर रॉन्ग होते हैं, ये मैंने आपको बात बता दी। चलो आगे बात करते हैं कि इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स, जी बिल्कुल था। द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एज द रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। तो यहां पे बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। यहां पे बात ऊपर इमरजेंसी की कंट्रोवर्शियल इश्यूज की कर रही है, नीचे बता दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एक पॉइंट डाला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में और वो गलत था, है ना, इसकी बात दी जा रही है। तो यहां पे कहीं ना कहीं रीजन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, चाहे आप लगा के देख सकते हो, बिकॉज लगा के चेक करो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम 11 to 15 in 1965, एकदम बात सही है, एकदम बात सही है। नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वो चेंज ना, ये बात गलत है। तो यहां पे ए इज फॉल्स, नहीं भाई ये भी आंसर रॉन्ग है, आंसर ये भी रॉन्ग है। इसका होना चाहिए कि असर्शन सही है और रीजन इसका क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने लगभग इसके मिलता जुलता आपको करवा दिया, ये आपसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सबसे पहले कौन आएगा? चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर आएंगे। चंद्रशेखर के बाद में कौन बने थे? नरसिम्हा राव बने थे, जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा करा। फिर एच.डी. देवगौड़ा बनते हैं 1996 से 7 तक, 1997 तक, और 1997 से 1998 का टाइम पीरियड के बीच में रहते हैं इंदर कुमार गुजराल, जो कि पहला रहेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन इनके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच काइंड ऑफ बॉडी इज नीति आयोग टू द यूनियन गवर्नमेंट की, किस तरह की ये बॉडी है? तो एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है, ठीक है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, जो कोलिएशन गवर्नमेंट आफ्टर 2014 इलेक्शन के पीरियड के बाद में, तो आफ्टर 2014 के इलेक्शन के बाद में ये रहा था नेचर की हमारा कि वन पार्टी का यहां पे डोमिनेंस हो गया था, यानी कि एक अकेली पार्टी जीत के आनी शुरू हो गई थी। जैसे एनडीए कोलिएशन तो बन रहा है हमारा, लेकिन उसमें बीजेपी अकेली लीड करके जीत के आ रही थी। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया हुआ है मेरा, इंदिरा गांधी सिंडिकेट वाला, ये रिपीट हुआ है, ये बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक के एंड होने से लीड टू द इमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, नई सारी बहुत सारी कंट्रीज इमर्ज हो गई थी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से। ये कितनी कंट्रीज का ग्रुप था? 15 कंट्रीज का ग्रुप था। मेनली डोमिनेंस किसकी चलती थी? यहां पे रशिया की चलती थी, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका रीजन क्या कह रहा है? द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाई विद द वेस्ट एंड यूएसए, चाइना एंड अदर। ये बात तो सही है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये असर्शन को जस्टिफाई कर रही है। बात करी जा रही है ऊपर सोवियत ब्लॉक के टूटने के बाद इमरजेंस होने का कंट्री का, और नीचे बात बताई जा रही है सेंट्रल एशियन की कंट्री के बारे में। ठीक है, वो यहां से निकली है लेकिन सिर्फ उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं इसको अरेंज करो। जी बिल्कुल करके देंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन होता है 1967 में होता है, आप चेक करते जाना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन होता है वो 1992 होता है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एशियन रीजनल फोरम जो बनाया गया वो 1994 के अंदर बनाया गया। और यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो बनाया गया था यूरोपियन यूनियन का पहला स्टेप था मार्शल प्लान आने के बाद 1948 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर पे जा सकते हो, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट दैट अल्टर्ड द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिगार्ड एंड चूज द करेक्ट वन। कहते हैं डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का होने के बाद कहते कई सारे इंपोर्टेंट इवेंट हुए हमारे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, तो उसके रिगार्डिंग बताओ तो ये क्या हुआ था भाई, कैसे हुआ था डिसइंटीग्रेशन। तो आप चेक करो कि एक कूप थी जिसने 1991 के अंदर अटैक करा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर के द्वारा बनाई हुई थी, जिनके कारण वो हटा दिया जाता है किसको, जो हमारे मिखेल गोर्बचेव थे। ये इवेंट हुआ था, जी बिल्कुल हुआ था। यहां पे क्या होता है, बोरिस येल्टसिन है वो इमर्ज हो जाते हैं एक हीरो के तौर पे, यहां पे जनता के द्वारा उनको वोटिंग डाल के जिता दिया जाता है। और 1991 में येल्टसिन के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारस अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये तीनों ही चीजें होती है, एकदम तीनों चीजें होती है, 1 2 3 आप लगा सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नीति आयोग। कहते हैं एक स्प्रिट के तौर पे काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तौर पे, ये बात हमारी हो चुकी है। और इट एंश्योर्ड इक्वल पार्टिसिपेशन का काम करता है सभी स्टेट्स की कंट्री के लिए, तो एकदम बात सही है, रीजन और सेशन दोनों सही है। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं आना चाहिए, बाकी देख लो आ जाए तो मैंने करवा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था ऊपर, और जिसको मैंने बताया भी था, मैंने कहा था किसी बच्चे को इस पे डाउट हो सकता है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर दिया। लेकिन नीचे है अरेंज करो कहते फॉलोइंग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले इनमें से कौन सा स्टेट बना, तो आंध्र प्रदेश बना था। क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश जो 1952 के अंदर बना गया था। कौन से इंसान थे जिसने विशाल आंध्रा मूवमेंट को लीड करा था, पोटी श्रीरामल्लू नाम के इंसान थे जिन्होंने लीड करा था। 56 डेज तक वो भूखे रहे थे। उसके बाद 1960 में बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र और गुजरात बन जाते हैं, नागालैंड बनता है 1963 में, और 1972 में असम से अलग होकर मेघालय बनता है। तो अब आप चेक कर लेना ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1969 में कांग्रेस पार्टी कहते हैं एक फेस करती है स्प्लिट होने का। जी बिल्कुल स्प्लिट होती है। फैक्शनल राइवलरी थी जो इंदिरा गांधी के बीच में और कांग्रेस के बीच में, वो यहां पे देखने को मिलती है। तो जी बिल्कुल सही बात है, और दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रही है, यानी कि रीजन और सेशन को जस्टिफाई कर रहा होता है। हाँ जी, क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड अनाउंस नेशन वाइड सत्याग्रह। कौन करते हैं 25 जून 1975 को, तो कोई और नहीं थे, जयप्रकाश नारायण थे। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में करते हैं, वहां पे लोगों से अपील करी जाती है, खासतौर से सिविलियन ऑफिसर से अपील करी जाती है कि अगर आपको ई मोरल और ई लीगल ऑर्डर लगे तो आप गवर्नमेंट को डिनाई कर सकते हो, मतलब उसकी बात को ना मानो। सबसे बड़ा दबाव बनाया था भी, ठीक है, इंदिरा गांधी के ऊपर। इसको कहते हैं आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ। जी बिल्कुल बताएंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन दे दी थी वो 1980 में दी थी। रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करा गया वो 1992 के आसपास करा गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बने थे, वो पहली बार 2004 में बने थे। जो पंजाब अकॉर्ड साइन होता है वो 1985 में राजीव गांधी के साथ होता है और लोंगवाल के बीच में होता है। और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे वो 1984 में बने थे। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन जाएगा। आप अपने आप जाओगे, सबसे पहले राजीव गांधी, ठीक है, उसके बाद में कौन सा अकॉर्ड इनका 1985 में, और उसके बाद कौन सा मनमोहन सिंह जो पीएम बनते हैं। नहीं, पहला जो मंडल कमीशन इंप्लीमेंट होता है और उसके बाद मनमोहन सिंह 2004 वाला। Who among the following introduce a policy of reservation OBC फर्स्ट टाइम। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में कौन थे, कर्पूरी ठाकुर थे जो सीएम थे किसके, बिहार के। चलो आगे बात कर लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंट करना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना होने देना, कहीं ना कहीं ये प्रयास था। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किसके लिए काम करती है भाई, ये काम करती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मेन एम्फेसिस यही डाला जाता है कि भाई नेबरिंग कंट्री अटैक ना कर दे। बाकी ये जो एपिडेमिक्स है, वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, ये कहीं ना कहीं नॉन ट्रेडिशनल नोशन के अंदर आते हैं सिक्योरिटी के। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन। इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप सबको पता है, फॉरेस्ट नहीं है, अंटार्कटिका है, ओशियन है, आउटर स्पेस है। ग्लोबल कॉमन कहते हैं किसे हैं भाई, वो रिसोर्स, वो सोर्स जो किसी एक कंट्री के बाउंड्री में नहीं आते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग के कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ग्लोबलाइजेशन अपने आप में मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये पॉलिटिकल पर्पज के लिए भी करा जाता है, इकोनॉमिक के लिए भी और कल्चर के लिए भी। तो ये अपने आप में मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। टू नेशन थ्योरी
थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी, याद रखना। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिमांड करा था कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया इसको दो पार्ट में बांटना चाहिए, हिंदूज के लिए इंडिया और मुस्लिम के लिए सेपरेट कंट्री पाकिस्तान बनानी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। प्लानिंग कमीशन को किस तरह से सेटअप करा गया? एक रिजोल्यूशन पास करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इसको सेटअप करा गया। इन इतने स्टेट में से कौन सा एक सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं था? तो इटली नहीं था, ये बात आपको पता है। 2003 के अंदर जो यूएसए ने लॉन्च करा इन्वेजन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम, उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था उसका कोड नेम। चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट स्ट्रांगली अपोज द टू नेशन थ्योरी को स्ट्रांगली अपोज करने वाले लीडर कौन थे? जिन्हें फ्रंटायर गांधी जी के नाम से जानते थे, और वो कोई और नहीं थे, खान अब्दुल गफर खान थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सी नहीं है? तो कहते हैं नाम अपने आप में सुपर पावर था। सुपर पावर नहीं था भाई, थर्ड स्टेज बनाया था, एक तरह से थर्ड वर्ल्ड बनाया था। सुपर पावर का था? बेचारी गरीब कंट्रियां थी सारी की सारी, उनमें से ठीक है 5 फाउंडर मेंबर थे जी, बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या करा था? बेलग्रेड के अंदर पहली उसकी मीटिंग हुई थी 1961 में, याद रखना है आपको, और उस मीटिंग में 25 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करा था, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपको बताया गया कि किसका हेडक्वार्टर कहां है, ये आपको अरेंज करना है। तो आईएलओ का है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, मैं बता देता हूं बस। यूनेस्को का कहां है? फ्रांस पेरिस के अंदर है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एकमात्र ऐसा ऑर्गन किसका? यूएन का, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर लोकेट नहीं है। बाकी सभी जितने भी ऑर्गन है उन सब के हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर है। इसका हेक नीदरलैंड के अंदर है। और यूएन सेक्रेटेरिएट का कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये लो हो गया ये सारा क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड के रिगार्डिंग रूल कौन बनाता है? अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, सभी को पता है ये आपको, कि नेहरू के बाद में चाइना के अंदर विजिट करने वाले पहले पीएम कौन होते हैं? तो सभी को पता है कौन होते हैं? राजीव गांधी होते हैं, ठीक है। ये बातें होगी। इधर बात करते हैं कि जूनागढ़ किस तरह से इंडिया के अंदर मिला था। तो प्लेबीसाइट कराया गया था यहाँ पे, फिर इंडिया के अंदर जूनागढ़ मिला था भाई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज लीस्ट अफेक्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सबसे कम प्रभावित कौन सा करता है? तो कहते हैं इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है ग्लोबल लेवल का, हाँ वो करता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, ठीक है करता है, लेकिन एक बार आगे पॉइंट पढ़ते हैं। द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जी बिल्कुल करेगा। न्यूक्लियर वेपन किस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से उसको पॉलिसी बनानी होगी। और वैसे भी इसके आसपास तो आपको पता है इसकी एनिमी कंट्री रहती है। बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ये तो बिल्कुल करती है। तो यहां पे लिस्ट का मतलब है सबसे कम, तो सबसे कम यूएन वाली करती है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन है वो, ठीक है, कहीं ना कहीं यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग इंडिया को पॉलिसी बनानी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं, लेकिन सबसे कम अगर प्रभावित करती है तो वो यही करती है इनमें से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपने, कि सोवियत यूनियन की इन इतनों में से वीकनेस कौन सी नहीं थी? तो भाई सारी की सारी चीजें पढ़ के देखो, वो अकाउंटेबल नहीं थे लोगों के लिए, तो ये वीकनेस थी। कहीं ना कहीं उसमें रैम्पेंट करप्शन चल रहा था, बिल्कुल सही था। कहीं ना कहीं उसके पार्टी के जो लीडर थे वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, ये भी सही है। लेकिन जो गोर्बचेव के इनिशिएट थे ना वो सही नहीं थे भाई। गोर्बचेव के इनिशिएट तो वो जनता के लिए वो तो सही कर रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी वीकनेस नहीं थी। वो तो ठीक है, वो टग ऑफ वॉर की कंडीशन में फंस गए। जो पार्टी के हार्ड लाइनर लीडर्स है जो सिर्फ प्रिविलेजेस एंजॉय करना चाहते थे, वो कह रहे थे कि भाई ये रिफॉर्म फास्ट लेके आ रहा है। वो जनता चाह रही थी कि ये स्लो लेके आ रहा है, फास्ट करो इसको, तो इसीलिए टग ऑफ वॉर की कंडीशन में फंस गई। बाकी इनकी कोई गलती नहीं थी, अच्छे इंसान थे ये यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव, सही बात है। इट वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लिंग अवे, कहते ये पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि अपने को दूर होना, बल्कि इसका प्रयास ये था कि कोल्ड वॉर की राइवलरी को कम करना। तो दोनों बातें एकदम सही है और रीजन करेक्ट जस्टिफाई भी कर रहा है सेशन को, चाहे चेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रिविलेजेस ऑफ 5 परमानेंट मेंबर है उनके पास होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, जिनको विटो पावर मिली हुई है। The UN Charter gave the permanent member as a privileged position to bring about the stability in the world। बात तो सही है, लेकिन रीजन क्या जस्टिफाई कर रहा है क्या सेशन को? नहीं कर रहा। जस्टिफाई तब कर रहा होता तो बिकॉज लगा के विटो पावर के बारे में बताया होता, लेकिन विटो पावर के बारे में नहीं बताया हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जी बिल्कुल, इंडिया चाहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है उनकी भी संख्या को बढ़ाया जाए, नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या को भी बढ़ाया जाए। इंडिया तो दोनों ये चाहता है। तो ऊपर का पॉइंट क्या बोला है? ऊपर का पॉइंट बोला है कि इंडिया इटसेल्फ इज नॉट इंटरेस्टेड। ना ये बात ही गलत होगी, तो सीधा सीधा उसमें असर्शन चाहिए, बाकी रीजन गलत हो गया। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर इन द सोवियत यूनियन ऑटोमेटिकली गॉट डिस्ट्रॉयड। ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड हुआ था क्या भाई? ये बात तो गलत होगी, बल्कि ऑटोमेटिकली नहीं हुआ था भाई। रीजन है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, ने गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी को विड्रॉल कर लिया था, जिससे जो लास्ट सेक्शन है पीपल का वो पॉवर्टी में चला गया। तो रीजन सही है, असर्शन इसमें गलत है, चाहे तो आप आंसर नीचे चेक कर लेना।
आगे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन सस्पेंडेड सिंस 1994 में कौन सा ऐसा ऑर्गन था जिसको सस्पेंड कर दिया गया था? तो उसका नाम ट्रस्टी काउंसिल था। 1994 में पलाऊ के इंडिपेंडेंट होने के बाद इसको कर दिया था। अब कुछ एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो जिनके आंसर वाली चीजें मैं करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो बिलोंग करते थे नॉन कांग्रेस पार्टी से कौन थे? मोरारजी देसाई थे। वो लीडर जिन्होंने एक पार्लियामेंट की ओर मार्च निकाली, रैली निकाली, जयप्रकाश नारायण ने निकाली थी, आपको पता ही है। वो प्रेसिडेंट जो इसके अंदर डिफीट होते हैं, एक तो डिफीट होते हैं, वो तो आपको याद रखना, यहां पे एन संजीवा रेड्डी होते हैं, और जीत के जो आते हैं वो वीवी गिरी जीत के आते हैं 1969 के इलेक्शन में, याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने, और कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ हो जाती है ये भी याद रखना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होती है इनमें, प्रेसिडेंट की। द लीडर एसोसिएटेड विद द रेलवे स्ट्राइक, रेलवे स्ट्राइक कौन से लीडर ने करी थी 1974 में? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने करी थी। बात याद रह जाएगी, आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट के पहले पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और पहले पीएम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पार्टी से बनने वाले भी मोरारजी देसाई थे। वो आ गया वापस, वीवी गिरी बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के बाद में। वो लीडर जो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं तमिलनाडु के, और एक बार प्रेसिडेंट भी रहते हैं कांग्रेस पार्टी के पहले, तो वो कौन होते हैं? के कामराज होते हैं। जो सोशलिस्ट लीडर जिन्होंने कहीं ना कहीं नेहरू के ऊपर शार्प टेक करा, वो कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, जो उनकी कमी निकालते थे। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो दी हुई है आपको चिपको मूवमेंट वगैरह, ये आपके चैप्टर वैसे कटा हुआ है, तो आने की संभावना तो है नहीं, वैसे ही मैंने डाल दिया। आपका इच्छा हो तो इसे अंकों से निकाल लेना, वरना छोड़ के चले जाना। एंटी एरिक मूवमेंट थोड़ा सा देख लेना, आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, क्योंकि ये चैप्टर आपका कटा हुआ है। तो आई होप मैंने ये जो वीडियो बनाई आपके लिए सेशन रीजन की, ये काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत अच्छी लगी, मैंने मेहनत करी हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और किसी भी मेरे भाई बहन को कोई डाउट आए तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा।